वेलकम टू प्रखर अकेडमी। आपके चैनल पर आपका स्वागत है। हमारी शुरुआत होती है मोटिवेशनल थॉट के साथ। हमारा थॉट है कि ओल्ड वेज वुडंट ओपन द न्यू डोर्स। बिल्कुल सही बात है। देखिए, अगर पुराने तरीकों से हम लगे रहे हैं, जिन तरीकों से हम अब तक के कार्य कर रहे थे, और उन तरीकों से अभी तक हमें अचीवमेंट मिली नहीं है, तो बट ऑब्वियसली सेम चीज़ करने पर आपको कैसे अचीवमेंट मिलेगी? नहीं मिलेगी। यानी आपको लक्ष्य नहीं बदलना है, आपको क्या बदलना है? आपको रास्ता बदलना है। आपको वो तरीका ढूंढना है कि जिस तरीके से, उस चाबी को ढूंढना है जिस तरीके से आपका वो ताला खुलने वाला है, यानी आपकी सक्सेस का ताला खुल सकता है। तो अब बात करते हैं हम पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, द इंटरनेशनल डे ऑफ द रेमिटेंस मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ रेमिटेंस जो होता है वो मनाया जाता है 16 जून, यानी आज ही के दिन। और मैं आपको बता दूं ये रेमिटेंस होता क्या है। देखिए, जो फैमिलीज से लोग बाहर जाते हैं और बाहर जाकर के पैसा कमाने के लिए अलग अलग देशों में जाते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं? वो हो जाते हैं प्रवासी भारतीय। और वो अपने देश में, यानी अपनी फैमिली मेम्बर्स को सपोर्ट करने के लिए जो पैसा भेजते हैं, तो वो जो प्रेषण होता है पैसे का, उसी को हम रेमिटेंस कहते हैं। ठीक है, तो इसी को आप आज के दिन मनाते हैं। तो ऐसे परिवार जिनके बच्चे विदेशों में जाकर के धन कमाते हैं और उस फैमिली के लिए रेमिटेंस भेजते हैं, इसके द्वारा आप ये मान लीजिए मोटे तौर पर, जैसे कि 200 मिलियन लोग भी अगर बाहर हैं, यानी प्रवासी हैं, और वो अपने परिवार को धन प्रेषित कर रहे हैं। हम मान लेते हैं कि एक जनरल आइडिया कि 5 लोग अगर एक घर में रहते हैं, तो 200 मिलियन को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब आप समझ लीजिए कि कितना हो जाएगा आपका, तकरीबन 1000 मिलियन लोग जो हैं उस पैसे का उपभोग करते हैं। आप समझ सकते हैं ये दिन मनाना क्यों ज़रूरी है, जिससे जो लोग बाहर गए हैं, जो प्रवासी हैं, वो लोग रेमिटेंस भेजने के लिए और प्रेरित हों। और इसका जो थीम रखा गया है वो है रिकवरी एंड रेजिलियंस थ्रू द डिजिटल एंड द फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो अगर इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल पढ़ने की कोशिश करें, तो हम न्यूज़पेपर का एक कटिंग ले रहे हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस के बारे में लिखा गया है कि ग्लोबली 3.4% ऑफ द पॉपुलेशन आर इंटरनेशनल माइग्रेंट्स हु कंट्रीब्यूट अप्रॉक्सीमेटली द 9.4% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा अमाउंट है। डायस्पोरा द सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट सोशली एंड इकोनॉमिकली टू डेवलपमेंट डिपेंडिंग ऑन द रीजन between the 60 and 95% of the migrants send money back। आप समझ सकते हैं 60 to 95% ऐसे हैं माइग्रेंट जो कि पैसा वापस अपने घरों को भेज रहे हैं टू डेवलपिंग कंट्रीज, कॉन्स्टिट्यूटिंग अ फ्लो टूवर्ड्स ऑफ कितना यूएसडी है, 529 बिलियन यूएसडी एनुअली। अकॉर्डिंग टू द लास्ट वर्ल्ड बैंक एस्टिमेशन, the link between the migration and the development are also acknowledged by the international community and reflected in recent global framework document and agendas। आप समझ सकते हैं, मतलब ये बिल्कुल आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी जितने ज़्यादा माइग्रेंट्स हैं, तो आप ये समझ लीजिए डेवलपिंग कंट्री के लिए उतना ज़्यादा रेमिटेंस आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जून 16 मार्क्स एज द एनुअल इंटरनेशनल डे ऑफ द फैमिली रेमिटेंसेज, यानी IDFR एक शॉर्ट फॉर्म आपको दे दिया गया, विच रिकॉग्नाइजेज द फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन मेड बाय 250 मिलियन माइग्रेंट वर्कर्स टू सस्टेनेबल इंटरनेशनल डेवलपमेंट। IOM कॉल्स ऑन गवर्नमेंट, द फाइनेंशियल सेक्टर एंड मनी ट्रांसफर ऑपरेटर्स टू कमिट to a cross-sector approach to facilitate cheaper, transparent, and the more accessible remittances worldwide, which leverages their full potential for the development। Are you getting my point? मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको? जी बिल्कुल, इसीलिए ये दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न आता है, विश्व का पहला लकड़ी से बनने वाला एक उपग्रह जिसका नाम वुडसेट है, जिसे हम वीज़ा के नाम से जानते हैं, ये किस देश से लॉन्च किया जा रहा है? पहले तो मैं बता दूं, ये यूरोपियन एजेंसी का कारनामा है जो ऐसा कर रहे हैं, जिससे कि जो एक्सपेंसेस हैं उनको रिड्यूस किया जा सके। देखिए, अभी ये एक तरह से एक प्रोसेस है, हम शुरुआत कर रहे हैं। हम ये कोशिश करेंगे कि अगर ये जो आपका जिस प्लाई से बना हुआ है, अगर ये वहाँ की एक्सट्रीम कंडीशंस को, यानी वहाँ के टेम्परेचर को, वहाँ का जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वट एवर जो भी
सीवियर कंडीशंस बनती हैं, अगर उन्हें ये झेल पाएगा तो हमारा जो कॉस्ट कटिंग है सैटेलाइट्स को भेजने में वो काफ़ी हद तक हो जाएगा। यानी आप समझ सकते हैं कहाँ आप स्टील से बना भेज रहे हैं या टाइटेनियम है या वट जो भी आप मेटल यूज़ कर रहे हैं, तो उसके मुकाबले जो लकड़ी है यानी वुड है वो कितना चीप पड़ेगा और हम अपने मिशन में कामयाब भी रहेंगे। तो ये न्यूजीलैंड से भेजा जा रहा है। यूरोपियन एजेंसी ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एब्रीवेटेड फॉर्म है, विल लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट कॉल्ड द वीजा वुडसैट इन अर्थ्स ऑर्बिट बाय द एंड ऑफ 2021 विद अ रॉकेट। नाम क्या है रॉकेट का? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके द्वारा भेजने की तैयारी है। द वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट विल लॉन्च दिस ईयर, और इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। स्कैंडिनेवियन क्यूबसैट विल टेस्ट हाउ प्लाईवुड विथस्टैंड द स्पेस एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक स्कैंडिनेविया का क्यूबसेट है जिसको हम भेजेंगे और टेस्ट करेंगे इस बात को कि जो प्लाईवुड इसके साथ लगा हुआ है क्या वो इस स्पेस एनवायरनमेंट को झेल पाएगा। तो ये आप देख सकते हैं वीज़ा, आप इसको थोड़ा बड़ा करके देख सकते हैं अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा हो तो। ये है आपका वीज़ा वुडसैट। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हो। इसके आगे है द वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट इज प्रिपेयरिंग टू लॉन्च दिस ईयर। वीज़ा वुडसैट इज ए नैनो सैटेलाइट दैट मेजर 4x4 by 4 इंचेस, 10x10 by 10 सेंटीमीटर जैसे। तो और इसका जो वेट है वो तकरीबन कितना है, वो 2.2 lbs है, और यानी मान लीजिए कि 1 किलोग्राम। यूजेज ए स्पेशल टाइप ऑफ कॉटेड प्लाईवुड जिसको हमने वीज़ा नाम दिया, जो आपका कॉटेड किया गया है जिस प्लाईवुड से, तो उसको वीज़ा नाम दिया गया है। फॉर इट सरफेस पैनल द वुडन सैटेलाइट विल लॉन्च एज पार्ट ऑफ अ मिशन डिज़ाइन by the Arctic Astronautic, a Finnish company, Finnish company manufacturing CubeSat kits for the student. The aim of the mission is to test the behavior and the durability of these plywood panels in the extreme conditions. मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है, तो आपको क्लैरिटी हो गया होगा। The satellite will be outfitted with the 2 cameras, one of which will be attached to a metal selfie stick, allowing the mission team to observe how the satellite's plywood surface changing in the space environment। तो उसको पूरा स्टडी किया जाएगा और उसके बाद ही कोई बड़ा हम कदम उठाएंगे। अगला प्रश्न आता है कि वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स जो है वो, उसमें भारत कौन से पायदान पर रहा है। तो भारत इसमें 14वें पायदान पर यानी 14th प्लेस पर रहा है। तो ये कटिंग आप देख सकते हैं। न्यू दिल्ली, the COVID-19 pandemic has upended giving trends across the world as several Western economies have slipped down the index due to the COVID lockdowns as per the World Giving Index WGI 2021। पहली बात तो ये कि आपको समझ में भी आ रहा है नहीं आ रहा है कि ये गिविंग इंडेक्स क्या है। देखिए, गिविंग इंडेक्स से मतलब ये है जैसे जो धार्मिक लोग होते हैं वो श्रद्धा के अनुसार क्या करते हैं, दान करते हैं। गिविंग यानी एक डोनेशन जैसे कहते हैं। तो दान करने के मामले में बहुत सारी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं जो वो स्लिप्ड हो गई हैं। स्लिप्ड होने का मतलब जब उनके पास इकोनॉमी डाउन होगी तो बट ऑब्वियस है कि कहाँ से वो डोनेट करेंगे। लेकिन भारत जो है वो अभी भी अपना 14th प्लेस पर अपने आप को बनाए हुए है। तो ये आप देख सकते हैं, रिलीज्ड बाय द चैरिटीज़ एड फाउंडेशंस CAF। तो ये जो आपकी क्या कहते हैं गिविंग इंडेक्स है, ये किसके द्वारा रिलीज़ किया गया? CAF के द्वारा, जिसे हम चैरिटीज़ एड फाउंडेशन कहते हैं। दिस ईयर सर्वे हाईलाइट्स द इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन ऑन द चैरिटेबल गिविंग एज द USA, कैनेडा, आयरलैंड, UK एंड द नेदरलैंड ऑल फेल आउट ऑफ देयर हाइएस्ट रैंकिंग। तो सभी देशों पर फर्क पड़ा है। इंडिया इज नाउ इन द टॉप 20 मोस्ट जेनरस कंट्रीज इन द वर्ल्ड एट 14। दिस इज अप फ्रॉम अ 10-year ग्लोबल रैंक ऑफ 82। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा इन्होंने मूवमेंट किया है अपना। ओनली ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, वेयर द सर्वे वॉज अंडरटेकन इन द वीक बिफोर द फर्स्ट वेव ऑफ द पैंडेमिक टुक होल्ड, मेंटेन देयर टॉप 10 रैंकिंग। देखिए, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इन्होंने अपने रैंक को बचाया हुआ है। फिर भी सेवरल कंट्रीज हैव मूव्ड अप the ranking and made their first appearance in the top 10
including the Nigeria, Ghana, Uganda, and Kosovo. But whilst their overall giving scores have increased somewhat, their rise is driven by the relative decline of the other countries. तो उनका कहना है कि उन्होंने कुछ खास नहीं किया, बल्कि बाकी कंट्रीज़ का ग्राफ क्योंकि नीचे आया है तो बट ऑब्वियसली वो थोड़ा सा वो ऊपर सरक गए हैं। चलिए खैर अगले प्रश्न पर आते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। व्हाट इज़ न्यू शेफर्ड? न्यू शेफर्ड क्या है? देखिए एक रॉकेट प्रणाली है न्यू शेफर्ड। इसका नाम जो रखा गया था वो अमेरिकन अंतरिक्ष यात्री थे एक, जिनका नाम था एलन शेफर्ड, उन्हीं के नाम पे रखा गया। और इस रॉकेट प्रणाली के द्वारा होना क्या है, अर्थ के लेवल से तकरीबन 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा ऊंचाई पर अंतरिक्ष में उड़ान भरने के दौरान और पेलोड की सुविधा को प्रदान करना इसका कार्य है। हाल ही में अमेजॉन के जो संस्थापक है जिनका नाम है जेफ बेजोस, उनकी एक कंपनी है जिसका नाम है ब्लू ओरिजिन, उसने न्यू शेफर्ड पर पहली सीट के लिए ऑनलाइन नीलामी का आयोजन किया और इसी नीलामी के माध्यम से न्यू शेफर्ड लोगों को अंतरिक्ष में ले जाएगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं ये एक महत्वाकांक्षी परियोजना है और कहा यह भी जा रहा है कि इसके लिए जो जेफ बेजोस हैं वो अपनी जान तक का रिस्क ले रहे हैं और कह रहे हैं कि ये बहुत ही सेफ है, और ये दिखाने के लिए वो यहाँ पर जाने की बात कर रहे हैं। तो जेफ बेजोस इज ट्रस्टिंग द ब्लू ओरिजिन्स न्यू रॉकेट विद हिज लाइफ। इट्स फ्लॉन 15 टाइम्स, ये 15 बार उड़ चुका है, बट ही विल हैव नो पायलट एंड पॉसिबली नो स्पेस सूट। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये हैं आपके जेफ बेजोस, और जेफ बेजोस इज सेट टू लॉन्च अब्रॉड द न्यू शेफर्ड रॉकेट ऑन जुलाई 20। देखिए मैंने पहले ही बताया था आपसे कि 20 जुलाई की तारीख उन्होंने क्यों चुनी है, क्योंकि पहली बार चंद्रमा पर कदम रखने के लिए ये तारीख अपना एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस रखती है, इसलिए उन्होंने इसको चुना। आप जानते हैं बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, हर चीज़ सोच समझ करके करते हैं। तो जेफ बेजोस इज रिस्किंग हिज लाइफ टू प्रूव दैट द ब्लू ओरिजिन can safely fly humans to the edge of space. Jeff Bezos is risking his life to prove that the Blue Origin can safely fly humans to the edge of space. तो आप देख सकते हैं कितना रिस्क ले रहे हैं। About 1% of the US human space flights have resulted in a fatal accident, but the New Shepard rocket seems relatively safe given its flight record and how short the trip is. ठीक है, तो आगे देखिए। जेफ बेजोस एंड हिज ब्रदर मार्क एंड 2 unnamed people, एटलीस्ट उनमें से कोई ना कोई मल्टी मिलियनर होगा, आर अबाउट टू प्लेस देयर लाइव्स इन द हैंड ऑफ द ब्लू ओरिजिन रॉकेट इंजीनियर्स। Bezos, who founded the company in 2000, announced on Monday that he and his brother would be the first passenger on its New Shepard rocket, along with the highest bidder for the third seat. The as yet unnamed winner of the auction bid is $28 million on Saturday to go on trip. The money will go to the Blue Origins Foundation Club for the future. A fourth person will join them as well. The group will strap into a capsule on the top of the 5-story rocket as early as जुलाई 20। ठीक है, जुलाई 20 तक ये मिशन होने वाला है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो गेलफॉन्ड जो चैलेंज चेस है वो खिताब जीतने वाले कौन है? तो उनका नाम है डी गुकेश, और ये कहाँ से हैं? ये हैं आपके तमिलनाडु से। बहुत कम उम्र है इनकी, और ये कम उम्र के एक ग्रैंड मास्टर बने हैं। और अगर हम विश्व स्तर की बात की जाए तो भारत में तो ये पहले नंबर पर आएंगे, लेकिन विश्व स्तर पर ये दूसरे नंबर पर आते हैं कम उम्र के मामले में। तो प्राइज मनी कितनी है? $15,000। ठीक है, अगला प्रश्न आता है इसके बाद, युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान किस राज्य के द्वारा चलाया जा रहा है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार चला रही है। इस अभियान में होना क्या है, जो आपके उच्च तकनीकी वाले शिक्षा वो हैं, तो वहाँ पर जो शासकीय मध्य विद्यालय उनके शिक्षकों और लगभग 16 लाख विद्यार्थियों की सहायता से कोविड-19 के अनुकूल व्यवहार एवं वैक्सीनेशन के बारे में प्रशिक्षण देकर, खुद लेना है प्रशिक्षण, फिर लोगों को प्रशिक्षण देना, और जो स्टूडेंट्स होंगे वो अपनी फैमिली में और अपने जो नियर बाय लोग होंगे उनको बताएंगे कोविड-19 का जो वैक्सीन है वो कितना इंपॉर्टेंट है और उसे लगवाना क्यों चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से एक जागरूकता पैदा करना है। दूसरी बात, ये जो अभियान चलाया जाएगा इसका रियल टाइम ऑनलाइन मॉनिटरिंग भी होना है। ठीक है,
इसके लिए एक ऐप विकसित किया गया। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, विस्फोटक प्रतिरोधी हेलमेट के लिए एनएसजी पुरस्कार पाने वाले जो पहले व्यक्ति हैं वो कौन है? देखिए उनका नाम है शैलेश गनफुले, और ये कहाँ से हैं? ये आईआईटी के प्रोफेसर हैं, रुड़की के आईआईटी रुड़की में प्रोफेसर हैं। आईआईटी रुड़की एकेडमिक गेट्स काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड फॉर ब्लास्ट रेजिस्टेंट हेलमेट डिजाइन। प्रोफेसर Sailesh Ganpule from IIT Roorkee has received the NSG Counter ID and Counter Terrorism Innovator Award 2021 for his design of the blast resistant helmet। आप ये देख सकते हैं। प्रोफेसर शैलेश गनपुले फ्रॉम IIT Roorkee has received, ये मैं बता चुका हूँ। A professor from IIT Roorkee, प्रोफेसर शैलेश हैज़ रिसीव द एनएसजी काउंटर आईडी। ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ। अब इसके बाद अगला आता है फुटबॉल एसोसिएशन की जो पहली महिला अध्यक्ष बनी है हाल ही में, वो कौन बनी है? तो ये हैं डेबी हैबेट। ये आप चित्र में देख सकते हैं इनको, हैबेट को। और डेबी हैबेट एमबी इज़ ए ब्रिटिश बिजनेस वुमेन एंड स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर। शी वॉज अपॉइंटेड एज द चेयर वुमेन फॉर द फुटबॉल एसोसिएशन इन जून 2021, टेकिंग अप द रोल इन जनवरी 2022। द हैबेट will be the first women to hold the post Habet as a chairwoman of the Rastran Group भी हैं वो। ठीक है, डेबी हैबेट को नेशनलिटी क्या है? ब्रिटिश हैं, एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ बैथ, और ऑक्यूपेशन बिजनेस वुमेन, टाइटल है चेयर वुमेन डेजिग्नेट द फुटबॉल एसोसिएशन। टर्म है कब तक? जनवरी 2022। किस देश में भारतीय आम संवर्धन कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया है? तो ये किया गया कहाँ पर? बहरीन, खाड़ी देश है, आप जानते होंगे। अगला प्रश्न आता है चर्चा में रहा जेनो 6.0 क्या है? तो आपको पता ही होगा, एक रोबोटिक है, यानी बायोलॉजी और साइंस आईटी दोनों का एक कॉम्बिनेशन है, डेडली कॉम्बिनेशन, और ये काफ़ी फेमस है। मुझे लग रहा है ये मैं पहले बता चुका हूँ आई थिंक इसके बारे में, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया हो। अब बात आती है उसके बारे में, मॉन्की पॉक्स के बारे में। ठीक है, ये शायद आगे लग गया। मॉन्की पॉक्स के बारे में बात आती है तो WHO ने इसको कवर किया था। और मॉन्की पॉक्स के बारे में मैं बता दूं आपको, मॉन्की पॉक्स क्या है, ये अभी हाल ही में ब्रिटेन में देखने को मिला है। मॉन्की पॉक्स इज कॉज्ड बाय द मॉन्की पॉक्स वायरस, अ मेंबर ऑफ द ऑर्थोपॉक्स वायरस जेनस इन द फैमिली ऑफ द पॉक्स वायरिडी। और मॉन्की पॉक्स इज ए वायरल genetic disease that occurs primarily in the tropical rainforest areas of the Central and the West Africa and is occasionally exported to other regions. Monkeypox typically presents in clinically with fever, rash, and the swollen lymph nodes. Monkeypox virus is most transmitted to the people from wild animals such as the rodent and primates. ठीक है, तो ये कुछ सूचना है इसके बारे में। और अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, काफ़ी बड़ा है। ICICI बैंक के जो पार्ट टाइम चेयरमैन बने हैं अभी हाल में, तो वो कौन बने हैं? वो बने हैं GC चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस बैंक में ग्राहक कोविड-19 घर घर राशन कार्यक्रम को शुरू किया गया है? ये किस बैंक ने शुरू किया है? तो मैं बता दूं, ये करने वाला है IDFC फर्स्ट बैंक। इनकी जिन लोगों की आय 50,000 से कम होगी उनके लिए एक व्यवस्था की गई, एक किट दी जा रही है जिसमें कि 10 किलो या तो चावल या फिर जो आटा होता है, ठीक है, या गेहूँ होगा, तो वो है 2 किलो दाल है और 1 किलो चीनी। इसका एक किट बनाया गया है और जिनकी आय से कम है उनको ये प्रदान की जाएगी। एक अच्छा काम है, इसके लिए अप्रिशिएट करना चाहिए। नमस्ते योगा ऐप किस मंत्रालय की पहल है? तो ये है आयुष मंत्रालय के द्वारा की गई पहल। और आप देख सकते हैं हाल ही में 7वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस हुआ है, जिसका पुनरावलोकन कार्यक्रम के दौरान ऑनलाइन ऐप आयोजित किया गया। और ये आप जानते ही होंगे कि जो आपका योगा है ये 21 जून 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में लगातार मनाया जा रहा है। अगला आता है प्रोजेक्ट O2। प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया जो है, इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो मैं बता दूं, भारत सरकार के जो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं, सलाहकार कार्यालय है, उसके द्वारा इसको शुरू किया गया। ऑब्जेक्टिव क्या है? भारत में
जो मेडिकल ऑक्सीजन है, तो मेडिकल ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए जो जो भी चीज़ ज़रूरी है, जैसे आप समझ सकते हैं जैसे चाय बनाते हैं, चाय के कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसके बिना तो चाय नहीं बनेगी। जैसे चीनी हो गई, पत्ती हो गई, गैस हो गई, पानी हो गया, दूध हो गया। तो दीज आर द इंग्रेडिएंट्स जिससे कि चाय डेवलप होती है। बट ऑब्वियसली ऑक्सीजन बनाने के लिए भी जो जो चाहिए, जो भी चाहिए, छोटी बड़ी चीज़ें, उन सब की आपूर्ति नहीं रुकनी चाहिए, और इस योजना के द्वारा उसको किया जाएगा। और प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया। अगला है चीन श्रीलंका मैत्री अस्पताल का उद्घाटन कहाँ हुआ, तो ये पोलो नरवा में हुआ है। इसमें क्या कर रहा है, चाइना एड कर रहा है तकरीबन 60 मिलियन USD। और आप समझ सकते हैं जब चाइना किसी को सपोर्ट कर रहा है, वो प्रेम बरसा रहा है, तो बट ऑब्वियस उसके एवज में उसे भी कुछ चाहिए। जैसे आपको पता होगा कि हम जो टोटा है वहाँ का जो एरिया है उसने अपने नाम लिखवा लिया है, लीज पर ले लिया है, और धीरे धीरे मतलब श्रीलंका जो है वो कर्ज में डूबता जा रहा है। और बट ऑब्वियस है इसके कॉन्सिक्वेंसेस भविष्य में सामने आएंगे। हाल ही में किसने AI भारतीय शास्त्रीय संगीत साधना ऐप, जिसका नाम नाद साधना है, उसको विकसित किया है। तो इसे विकसित करने वाले कौन है, संदीप रानडे। मंकी पॉक्स पर मैं बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन आगे पीछे हो गया हुआ। अगला प्रश्न आता है ऑपरेशन ओलिविया क्या है, तो मैं आपको बताऊँ दूँ, जो आपके इंडियन कोस्ट गार्ड हैं उनके द्वारा जो ऑलिव रिडले कछुए होते हैं उनके बचाव के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए, जैसे उनका शिकार होता है तो उससे बचाने के लिए क्या कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं, उसका या ऑपरेशन चला रहे हैं, उसको ऑपरेशन ओलिविया नाम दिया गया। कॉर्सेरा की जो वैश्विक रिपोर्ट है 2021, वो भारत में किस स्थान पर है, तो भारत जो उसमें है 67 प्लेस पर है। अगर कोई पूछ ले आपसे कि पहले नंबर पर कौन है, तो वो स्विट्ज़रलैंड है, दूसरे नंबर पर लग्जमबर्ग है, और तीसरे नंबर पर है कौन, ऑस्ट्रिया। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, थर्ड वाले डाउटफुल हो रहा है। डॉक्टर अशोक पंगड़िया जो हैं, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वो किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो वो चिकित्सा से हैं, और वो आपके कहाँ से थे, वो थे राजस्थान से। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिटेल में बताना था मुझे पर टाइम नहीं मिला। चलिए खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन है मशीन लर्निंग समर स्कूल किसने लॉन्च किया, तो ये करने वाली कंपनी है Amazon इंडिया। और इसी के साथ आज के क्वेश्चन समाप्त होते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको कंटेंट पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और हैव ए गुड डे।